हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग 7 फरवरी यानी कि कल का पेपर जो हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 2 ही हुआ है। और पेपर 2 का जो हम लोग आज अनऑफिशियल आंसर की जानते हैं कि कल का जो पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके आंसर क्या होंगे, ये मेरे द्वारा दिया हुआ गया है। ये कोई मतलब इसमें सही गलत भी हो सकता है। तो अभी सीटेट जो ऑफिशियल जारी करेगा तो उसमें 1-2 नंबर का तो हेर फेर रहता ही है। फिलहाल मैं अभी आपको बस इतना ही बताऊंगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 31 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्दृष्टि नहीं है। यानी कि प्रस्तावना में क्या नहीं दिया गया है? स्वतंत्रता, फ्रीडम, न्याय या समानता, इक्वलिटी या स्वाधीनता, लिबर्टी। तो क्या नहीं दिया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, फ्रीडम को नहीं दिया गया है, बाकी न्याय, समानता और स्वाधीनता को दिया गया है। तो ठीक है, तो इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। पहला इज द फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जल्दी आपको समझाता हूँ। ठीक है, दूसरा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है, कहलाती है विभेदन, अन्यायता या विविधता या असमानता। तो उसको क्या कहते हैं? इनइक्वलिटी कहते हैं। जो अन्य व्यक्तियों को नहीं उपलब्ध होती उसको असमानता यानी कि इनइक्वलिटी कहते हैं। तो इसका चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर है, यानी कि थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता या विशेषताएं नहीं हैं? ए है कि निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी, या प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है, या अपने लोगों से अपने कार्यों को समझना और बचाव करना है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी, यानी कि हम अप्रत्यक्ष रूप से ही तो वोट करते हैं, ना कि प्रत्यक्ष रूप से। तो पहला तो है बी कह रहा है कि प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है। प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है? नहीं, प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति नहीं है। बी ही यही सही जवाब हो जाएगा। तो सी क्या कह रहा है कि अपने लोगों से अपने कार्यों को समझाना और बचाव करना। तो इसका भी ये भी लोकतांत्रिक सरकार के कार्य है। तो केवल बी है जो कि नहीं है, केवल बी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकार नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? पहला है कि न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, या पार्कों का विकास करना, या शिक्षा या कानून निर्माण। तो क्या है, देखिए, पार्कों का विकास करना तो नगर पालिका का कार्य है। दूसरा कि शिक्षा, तो नगर पालिका के अंतर्गत भी स्कूल होते हैं, तो उनको भी शिक्षा का देखना उसका कार्य है। तीसरा कि कानून का निर्माण, तो कानून का निर्माण भी हल्का फुल्का वो सब बनाते हैं कि नगर पालिका में किस प्रकार का व्यवस्था रहेगा, क्या कानून रहेगा, क्या जैसे कर वर्ग के मामले में कानून निर्माण कर सकते हैं। जो न्याय व्यवस्था को बनाए रखना है, तो न्याय व्यवस्था यानी कि पुलिस का काम है, पुलिस का प्रशासन का काम है। तो यही काम नगर पालिका का नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, पहला जो है कि न्याय व्यवस्था को बनाए रखना नगर पालिका का कार्य नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर है कि निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है उत्पादक, परचूनिया, थोक विक्रेता, उपभोक्ता, या उत्पादक, थोक विक्रेता, परचूनिया, या उपभोक्ता, या थोक विक्रेता, परचूनिया, उत्पादक, उपभोक्ता, या थोक विक्रेता, उत्पादक, परचूनिया, उपभोक्ता। तो बाजारों की श्रृंखला क्या है? सबसे पहले तो उत्पादक होगा, उत्पादक, ये थोक विक्रेता ऐसे ही काट दीजिए, थर्ड और फोर्थ तो होगा ही नहीं। पहला होगा उत्पादक, दूसरे के बाद उत्पादक के बाद किसके पास जाता है? तो थोक विक्रेता के पास जाता है। उत्पादक के बाद थोक विक्रेता के पास जाता है, थोक विक्रेता के बाद परचूनिया के पास जाता है, और परचूनिया के बाद आपका उपभोक्ता के पास जाता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का है कि खेतीहर मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। खेतीहर मजदूरों के संदर्भ में क्या है कि कथन ए है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। बी है कि न्याय व्यवस्था ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है। ऑप्शन है कि ए और बी दोनों सत्य है, और ए का कारण बी है, और दोनों असत्य है, कारण नहीं है, ये सत्य है। ठीक है, पहला क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकता है। बिल्कुल, जैसे मनरेगा इसीलिए तो है, जिसको अभी बदल कर जी राम जी कर दिया गया है, तो ये इसीलिए है। तो ए स्टेटमेंट तो ऐसे ही सही होता है। बी क्या कह रहा है कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण
शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है, बिल्कुल है। जब ज़्यादा सैलरी की नौकरी मिलती है शहर में, इसलिए लोग शहर की तरफ भाग के जाते हैं, तो बी भी सही है। और ए का कारण बी है भी, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। पहला ही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर है, सही मिलान करना है, ठीक है। देखिए कॉलम ए कॉलम बी दिया गया है और इसमें सही मिलान करना है। क्या कह रहा है? पहला है कि ग्राम सभा पंचायती राज संस्थान एक तरफ दिया है और एक तरफ प्रकार्य दिया है, तो इसका मतलब कार्य क्या है? तो ग्राम सभा का कार्य क्या है? तो ग्राम सभा का कार्य आपका ग्राम पंचायतों में धन को नियंत्रित करना या उसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न पंचायती क्रियाकलापों में सामंजस्य करना या बीपीएल सूची को अनुमोदित करना या जल स्रोतों का रखाव करना। तो ग्राम सभा का कार्य बीपीएल सूची को अनुमोदित करना है, थर्ड होगा, थर्ड ए का थर्ड होगा, ठीक है। बी का क्या होगा? ग्राम पंचायत का कार्य, उस ग्राम पंचायत का कार्य है कि उसके क्षेत्र में क्षेत्राधिकार के विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलापों, इसका सेकेंड होगा, बी का सेकेंड होगा। तो क्या है? ए का थर्ड का है, ए का थर्ड और बी का सेकेंड। सी का होगा आपका फोर्थ होगा, जनपद पंचायत जल स्रोतों का रखरखाव करता है। और डी का फर्स्ट होगा कि जिला परिषद ग्राम पंचायतों में धन को नियंत्रित करता है। तो ए का थर्ड, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। पहला इसका सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कि दोहरे भार का क्या संदर्भ है? दोहरे भार का क्या संदर्भ है? दोहरे भार किसे कहते हैं? पहला कि औरतें घर का कामकाज करें और घर के बाहर भी कार्य करें, यही है दोहरे भार, यही है, पहला ही सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा भी देख लेते हैं कि किशोरियों घर का कामकाज करें और छोटे भाई बहनों की देखभाल करें, नहीं। लड़कों से शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत होने की अपेक्षा की जाती है, बिल्कुल नहीं। आदमियों पर उच्च वेतनमान के रोजगार और भावनात्मक रूप से कमजोर होने के दबाव। पहला है कि जो औरत घर का भी काम करे और बाहर का भी काम करे, उसी को दोहरा कार्य करेंगे, दोहरे भार का संदर्भ है। तो फर्स्ट इसका पहला ही जवाब सही हो जाएगा, पहला इज द फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करती है। किस चीज़ में? मौलिक अधिकार में या राज्य के नीति निर्देशात्मक सिद्धांत में या राजनीतिक अधिकार में या मानवाधिकार में? किसमें ये दिया गया है? तो ये मौलिक अधिकार है। राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का नागरिकों को विरुद्ध करने में, नागरिकों के विरुद्ध जो उपयोग किया जाता है उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो मौलिक अधिकारों का ही नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका पहला जवाब ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का अवमानना करते हैं? ए है सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को न मिलना। बी है कि निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस शुल्क लेना, या एक वस्त्र भूजल को संक्रमित करे जो कि पेयजल का एक स्रोत है, या पटरियों पर रेहड़ी वालों को धंधा करने से मना करना। तो कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अवमानना करता है? तो पहला क्या कह रहा है कि सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को न मिलना, यह अनुच्छेद 21 में है, और बी नहीं है, ठीक है। और सी क्या कह रहा है कि एक वस्त्र उद्योग में भूजल को संक्रमित करे जो कि पेयजल का स्रोत है, ये भी अनुच्छेद 21 में। तो ए और सी होगा, अब डी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ए और सी कहाँ है? ए और सी, केवल ए और सी। तो पहला इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला, फर्स्ट इज द राइट आंसर, पहला सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है कि यदि किसी प्रगृह अपराध में FIR लिखी पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी को 24 घंटे के लिए रोक सकती है। और बी कह रहा है कि पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यदि किसी प्रगृह अपराध में FIR लिखी पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी को 24 घंटे के लिए रोक सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है, 24 घंटे के लिए नहीं रोक सकती है, FIR लिखा जाता है। तो ये तो ऐसी गलत होता है। और बी क्या है? पुलिस की जांच में तो विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र तो सम्मिलित करेगा ही, तो बी तो सही हो जाएगा। तो ए असत्य है, बी गलत है, सत्य है। तो ए असत्य है, बी सत्य। कौन सा है? फोर्थ नंबर हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशिएकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है? पहला है कि उनसे बहुल समुदाय के रहन सहन के रूप के साधनों के अपनाने की अपील करना है, या उनके इतिहास को विद्यालयों में पढ़ाना, या उन्हें शहरों में पलायन करने के लिए कहना, या मीडिया में उनकी संस्कृति को आकर्षक रूप में दिखाना।
तो हाशिएकरण के क्या हो सकते हैं, क्योंकि इतिहास को विद्यालय में पढ़ाना हाशिएकरण हो सकता है, ठीक है, उनके हाशिए पे उपयुक्त मार्ग हो सकता है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर होगा, ठीक है, सेकेंड नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन समुदायों को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है? क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय को, या महिलाओं को, या अनुसूचित जातियों को, या अनुसूचित जनजातियों को? तो ये अनुसूचित जातियों SC और ST को ही केवल 1989 अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। तो COD कहाँ होगा? COD, केवल COD, वन ऑप्शन, वन इज द राइट आंसर, वन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर है, विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती है खोलने की आवश्यकता है, और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जाता है? इस उपागम को क्या कहा जाता है विद्या शाखा? वैज्ञानिक जांच पूछ उपागम, या उपयोगितावाद, या अंतर अनुशासनिक चिंतन, या परिबद्ध ज्ञान? देखिए मैं सीधे सीधे आपको बता दूंगी, इसको अंतर अनुशासनिक चिंतन कहते हैं, ठीक है। थर्ड हो जाएगा सही, थर्ड इज द राइट आंसर, अंतर अनुशासनिक चिंतन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी तर्क प्रदान करता है? पहला है कि अधिक निर्देशात्मक पाठ्यपुस्तक का निर्माण करना, या पितृसत्तात्मक राष्ट्रवादी संरचना का ज्ञान मीसात्मक बदलाव, या स्थानीय अनुभव को समावेश, या उपयोगिता पहलुओं पर जोर डालना। तो सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को निर्माण करने में कौन सा बुनियादी तर्क? स्थानीय अनुभव का समावेश जब करेंगे ना, तो आपका सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम बहुत ही अच्छा रूप से तैयार होगा। तो थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर है, मैं आपको ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। कि निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। जब आपराधिक न्याय तंत्र के विषय में बात की जा रही हो तो इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो, और बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है, यह किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग है, ठीक है। तो क्या है? चार्ट का है, या राजनीतिक कार्टून का है, या सर्वे का आंकड़ा हो, या केस अध्ययन है ना, केस स्टडी है, केस स्टडी हो जाएगा। साफ ही साफ इसका सही जवाब हो जाएगा, फोर्थ नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर क्या कह रहा है कि सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? पहला है कि विद्यार्थियों के बीच प्रश्नोत्तरी की संस्कृति को बढ़ावा देना, या विद्यार्थियों को वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो, या विद्यार्थियों को स्मरण आधारित कार्य देना, या विद्यार्थियों को आसान कार्य देना। तो ऐसा कौन सा कार्य देना कि जब सार्थक अधिगम को बढ़ावा देना है तो विद्यार्थी को वह कार्य देना है जो चुनौतीपूर्ण हो, ठीक है, चुनौतीपूर्ण कार्य देना है। तो इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा, दूसरा सही जवाब हो जाएगा। देखिए 48 नंबर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। दो कथन दिया गया है और इसको कथन को ध्यान से देखना है और इसको पढ़ना है। असर्शन क्या कह रहा है कि अभिकथन क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों को समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है, ठीक है, सही है। रीजन है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए तथा आत्मविकास के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। बिल्कुल सही है, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी सही है, और इसकी व्याख्या करता भी है। तो व्याख्या करता है तो इसका थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। 49 नंबर है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक क्या है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक तथ्यों के प्रसारण की प्रक्रिया है, या याद रखने की कोचिंग है, या व्यक्तिगत गतिविधि है, या पेशेवर गतिविधि है। तो सामाजिक विज्ञान एक पेशेवर गतिविधि है, ठीक है, प्रोफेशनल एक्टिविटी है, ठीक है। जो लोग प्रोफेशनल होंगे वही सामाजिक विज्ञान पढ़ा पाएंगे, कोई भी उठा के नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है। तो 49 नंबर का फोर्थ सही हो जाएगा। 50वां क्या कह रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे उपयुक्त है? ए है ग्लोब, बी है नक्शा, सी है एटलस। तो कौन सा है? पृथ्वी का दिखाने के लिए ग्लोब तो सबसे पहले होगा ही, और बी नक्शा भी होगा। एटलस का कोई एटलस आपको पृथ्वी के विभिन्न भागों को दिखाने के लिए नहीं है, ठीक है। तो ए और बी सही हो जाएगा, थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है?
कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रयोग की जाती है? कौन सा है? संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करना, या सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाना, या रात्रि आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना, या सामाजिक तथ्यों से संबंधित बृहद सांख्यिकी डेटा साझा करना। ये डी ही नहीं होगा और ए बी सी तीनों होगा, ठीक है। ए बी सी थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी स्टेटमेंट वाला है कि स्टेटमेंट पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है। कथन एक क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना, सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण और पुनः प्राप्ति एक उत्पादक प्रक्रिया है। सेकंड है स्टेटमेंट कि सोचना, भाषा, मौखिक या सांकेतिक और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। क्या है कि कथन एक सही है, दो गलत है, एक गलत है, दो सही है, या कथन एक दो दोनों सही है या दोनों गलत हैं। तो पहला क्या कर कि सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण और पुनः प्राप्ति एक उत्पादक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। और दूसरा की सोचना, भाषा और कार्य करना आसान रूप से घनिष्ठ जुड़े हुए हैं, ठीक है, दूसरा भी सही है, दूसरा भी सही है। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा? तीसरा, कथन एक और दो सही है, दोनों सही है, तो इसका थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। थर्ड इज द राइट आंसर। फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है 53 नंबर भी क्या कह रहा है कि कथन एक है कि लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया है। दूसरा कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है। दो तो सही है लेकिन एक गलत नहीं है, बहुत महत्व हासिल नहीं किया है, तो पहला तो ऐसी गलत होता है, तो एक गलत है और दो सही है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर है कि पल्लवकालीन सभाएं में, देखिए अब ये हिस्ट्री से आ गया है क्वेश्चन, कि पल्लवकालीन सभाएं में अपनी उपसमितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम के जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि करती थी। इनके कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधियां की जा सकती है? ठीक है, क्या होगा? ए है कि विद्यालय परिसर में कार्य विभाजन का वर्णन करना, ऐसा हो सकता है। बी है कि कक्षा संचालन के लिए अलग अलग बनाए गए अलग अलग समूहों का उदाहरण देना, यह भी हो सकता है। सी है कि पल्लवकालीन सभाओं का वास्तविक यात्रा करवाना, वास्तविक यात्रा तो संभव नहीं है, तो सी तो नहीं होगा। और डी कि श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा करवाना, ये हो सकता है। तो ए बी डी है, देखिए ए बी डी दिया है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए बी डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है 55 नंबर है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। यह आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगितावाद से की ओर अंतरण हो। किसके ओर? समतावाद, अस्तित्ववाद या परिणामवाद या परार्थवाद? तो समतावाद की ओर अंतरण हो, समतावाद, तो पहला ही इसका सही जवाब हो जाएगा, समतावाद की ओर अंतरण हो, ठीक है। नेक्स्ट है फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अभी कथन ए क्या कह रहा है? असर्शन है कि सामाजिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण पक्ष है अलग अलग भावों वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना, बिल्कुल सही, ठीक है। रीजन है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षक शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटना जरूरी है, बिल्कुल सही है। रीजन भी इसका सही है, तो इसका व्याख्या भी करता है, तो ए और आर दोनों सही है, और आर की व्याख्या भी करता है, तो थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, आपको बस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए अभी आया हूँ। मैं किसी और वीडियो में फिर इसको फिर अच्छे तरीके से मैं आपको डिस्क्राइब भी करूँगा। फिलहाल आप लोग बस इसको देखते जाइए। 57 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। लोहे वाला भी क्वेश्चन आ गया, मैं आपको पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है। विद्यार्थियों में ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए आप उन्हें क्या कार्य देंगे? ये है कि आप उनको गार्डन चाइल्ड द्वारा लिखित पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री की समीक्षा करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो काम करेंगे ही नहीं। तो इतना अभी छोटे बच्चों को ये सब थोड़ा नहीं काम दे देंगे। अपने आसपास के परंपरागत लोहार समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलना और जानकारी इकट्ठा करेंगे, बिल्कुल ये कर सकते हैं। सी है कि शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में किसी कारखाने में जाना और लोहा बनाने की प्रक्रिया को नोट करना, ये भी करवा सकते हैं। डी है शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में दक्कन में अवस्थित किसी महापाषाण स्थान का भ्रमण कर जानकारी एकत्रित करना, ये भी करवा सकते हैं। तो बी सी डी दिया हुआ है, तो इसका पहला सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 58 नंबर है कि वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे? वॉलपेपर की परियोजना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे?
विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का चयन देखकर करेंगे, या विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण देखकर करेंगे, या विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछकर करेंगे, या विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से पहले अनुवर्ती प्रश्न। तो ये पहले थोड़ा नहीं पूछेंगे, तो डी गलती हो जाता है, और ABC तीनों होगा, ABC दिया है, देखिए ABC, तो इसका फोर्थ इसका सही जवाब हो जाएगा, फोर्थ इसका सही जवाब हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर ABC। ठीक है, नेक्स्ट है 59 नंबर क्या करें कि रचनात्मक आकलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। ये शिक्षकों को लगातार घटती प्रतिपुष्टि के द्वारा अपनी शिक्षण कार्यनीतियों में बदलाव की अनुमति देते हैं। यह प्रकृति से नैदानिक है। यह पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों की प्रगति को बहुधा जांच करने के लिए रचनात्मक आकलन शिक्षकों के एक साधन है। या चौथा कि ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अधिगम लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं या नहीं है। यही सत्य नहीं है, बाकी तीनों तो है ही। ठीक है, तो सत्य नहीं है कि गलत पूछ रहा है, गलत बताना है, तो ठीक है, इसका फोर्थ जवाब, फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। 60वां है कि परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। यह केवल प्रवेश का आधार है, या यह विद्यार्थियों के गुणों का परीक्षण नहीं है, यह आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है, यह तुलना का मानक नहीं है। तो यह तुलना का मानक नहीं है। ठीक है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, फोर्थ। इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन, तुलना का मानक नहीं है। ठीक है, परीक्षण के संदर्भ में जो कथन है। ठीक है, तो चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिया, और 30 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फिलहाल अभी मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको एक ही बार में पूरा नहीं बता रहा हूँ, 2 पार्ट में करके मैं आपको पूरी आंसर दे दूंगा। तो मिलता है अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों ने जो किया होगा आप लोग मिला सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।